हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को उनकी ट्रू वैल्यू पे लाने के लिए बनाया जाता है और इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालते हैं। वाई रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ इज़ नेसेसरी? क्यों ज़रूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की? क्या ज़रूरत है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करने की? तो फर्स्ट है, तो जो भी चेंजेस हुए हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, उन्हें जानने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे कोई मशीनरी 50,000 की थी, करंट वैल्यू उसकी 40,000 की है, तो 50,000 शो करके नहीं रख सकते हम, इससे नए पार्टनर को लॉस होगा। सेकंड है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसे पुराने लॉसेस को बियर ना करना पड़े, मतलब कि प्रायर पीरियड में ओल्ड पार्टनर्स ने जो लॉसेस किए हैं उसको न्यू पार्टनर बियर नहीं करता है। ओके, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है कि जान सके कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। और अगर कोई प्रॉफिट है तो उसे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही रखें, न्यू पार्टनर इसे एंजॉय ना करें, है ना। तो जो ओल्ड पार्टनर सिर्फ प्रायर पीरियड में प्रॉफिट बनाए हैं अपने, तो उसको वही रखें, न्यू पार्टनर खाली फोकट में आके उसको एंजॉय ना करें। अब इसमें हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ठीक है तो सिंपल, फिर भी आप समझ लीजिए। तो प्रॉफिट में क्या क्या आता है आप समझ सकते हैं। सबसे पहले है असेट्स इंक्रीजेज, मीन्स असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। जैसे 50,000 की मशीनरी 60,000 की भी करंट वैल्यू में बता रही है, तो वो हमारे लिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, ऐसी लायबिलिटी डिक्रीजेज, वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है। जैसे किसी को 60,000 रुपये देने थे, अब 50,000 रुपये देने हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। अनरिकॉर्डेड असेट्स, ऐसी असेट्स जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी अब रिकॉर्ड किए, तो वो भी हमारे लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट है। अब देखते हैं लॉस में क्या क्या है। तो असेट्स डिक्रीजेस, ओके, असेट्स जब डिक्रीज होगी तो हमारे लिए लॉस होगा। 50,000 की मशीनरी की वैल्यू 40,000 हो गई, तो अब हमारे लिए वो लॉस है। लायबिलिटी इंक्रीजेस, किसी को 50,000 देने थे अब 60,000 देने हैं, तो ये हमारे लिए लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई नई लायबिलिटी हमारे सामने आ जाती है तो वो भी हमारे लिए ऐसा लॉस होगी। अब देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या कोई नई अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारे सामने आ जाती है तो इसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल है, असेट्स आ रही है, असेट्स बढ़ रही है, असेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो हमने असेट्स को डेबिट कर दिया, क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन अकाउंट को। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इसमें जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फिर है इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का नेचर भी आप जानते हो, क्रेडिट नेचर की होती है, और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसे क्रेडिट करेंगे, तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इसी तरह इसकी वाइस वर्सा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफ़र प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हम उसको ओल्ड पार्टनर्स को शेयर करते हैं, उन ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं। तो अब अगर प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। फॉर ट्रांसफर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हुआ तो क्या एंट्री होगी? इसकी अपोजिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की, स्पेसिमेन की। तो 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट साइड क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारी लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए लॉस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड, तो लिख देंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई नई लायबिलिटी हमारे सामने आ जाती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो उससे भी वो वही हमारे लिए लॉस होता है, तो इसको भी डेबिट करेंगे। इसी तरह क्रेडिट में क्या क्या आएगा? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है, तो क्रेडिट में डालेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरह अनरिकॉर्डेड असेट्स है अगर कोई, तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो उसको भी हम क्रेडिट में डालेंगे। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। और अगर लॉस होता है तो उसे कहाँ डालेंगे?
क्रेडिट साइड। ये एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले आपको बैलेंस शीट दी गई है, ए बी का रेशियो दिया गया है कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फिर कुछ एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या क्या है? स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 56,000 एंड फर्नीचर बाय 5,000। मतलब स्टॉक कम होकर 56,000 हो गए हैं। ध्यान देना 60,000 थे बैलेंस शीट में दिए हुए हैं और अब कितने हो गए हैं? 56,000। मतलब कितने कम हो गए? 4,000 से कम हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन लायबिलिटी। कितने की? 4,000 की। ओके। और फर्नीचर 5,000 से कम हो गए हैं। मतलब कि पहले 50,000 थे, अब 45,000 के हो गए हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे देखिए आप, टू जहाँ यूज़ होगा वहाँ हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि पहले कितने थे अब कितने हो गए हैं। और जब बाय दिया होगा तो डायरेक्ट हमें वो अमाउंट दी होगी कि कितने से डायरेक्ट कम हो गए हैं। ओके। सेकेंड है, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹20,000। अनरिकॉर्डेड असेट्स है 20,000 की, सीधा सीधा प्रॉफिट है, डेबिट में जाएगा। 1 मंथ्स रेंट ऑफ 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे लिए? लायबिलिटी। तो कहाँ जाएंगे ये? क्रेडिट में। अ क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 हैड बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब 10,000 के क्रेडिटर थे, उनको रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, डेबिट में चला जाएगा ये। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग ₹8,000 was debited to P&L, of which 2,000 related to period after 31st May 2017। मतलब कि 8,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड की है, जिसमें से 2,000 की ऐसी थी कि हमने एडवांस में पे कर दी। तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? असेट्स। ओके। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वैसे ही फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था कि स्टॉक 60,000 से 56,000 हो गए हैं। तो कितना डिफरेंस है? 4,000 का। तो लिख देंगे डेबिट साइड टू स्टॉक 4,000। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या था? फर्नीचर रिड्यूस हुए हैं 55,000 से। तो यहाँ पे 5,000 डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि बाय लगा हुआ है। ओके। 5,000 से कम हुए हैं तो टू फर्नीचर 5,000। उसके बाद देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स 20,000 की अनरिकॉर्डेड असेट्स थी। ओके। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स को कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स 20,000 क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद था कि 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी हमारी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो कहाँ डालेंगे? डेबिट में। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। उसके बाद हमारा एक एडजस्टमेंट था कि क्रेडिटर 10,000 के हम लिखना भूल गए थे, रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, इसे भी कहाँ डालेंगे हम? डेबिट में। टू क्रेडिटर 10,000। उसके बाद बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने देखे थे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने की थी? 2,000 की। वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। अब दोनों तरफ का हमने टोटल लगाया तो हम देखेंगे कि जो हमारा बैलेंस है वो किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट साइड। मीन्स क्रेडिट साइड क्या होता है? लॉस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय लॉस कितना है? 12,000। अब 12,000 को हम ए बी का रेशियो कितना था? 3:2। तो 3/5 एंड 2/5 में 12,000 को डिवाइड कर देंगे। तो ए का लॉस आया 7,200 और बी का लॉस आया 4,800। क्वेश्चन इज ओवर। आई होप आपको रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है। ऐसे ही एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेंगे। इस क्वेश्चन में लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए हैं। थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप पे बनने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।